दोस्तों, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस आने जाने की प्रक्रिया में कोई कद्दावर नेता ही साथ छोड़ दे जिसने संगठन को जान दी हो, नई सोच दी हो, तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं के अंदर शीर्ष नेतृत्व के लिए निराशा के साथ गुस्सा भी पनपता है। बीजेपी के अंदर एक ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। एक कद्दावर बीजेपी नेता दिल्ली के दखल से नाराज होकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने जो ऐलान किया उससे निचले स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा पनपी है और उन्होंने जो लड़ने की आदत डाली थी उस पर विराम लगाने की स्थिति आ गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अन्नामलाई 2024 के लोकसभा चुनाव के समय तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष थे। वो राज्य के सबसे अधिक चर्चित नेताओं में से एक हैं। उस चुनाव के बाद 2026 में हो रहे तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के समय वो सीन से गायब हैं। अब वो तमिलनाडु की कहानी के केंद्र में नहीं है। साल 2024 के बाद अन्नामलाई और बीजेपी दोनों के लिए बहुत कुछ बदल गया है। भारतीय पुलिस सेवा का एक युवा अधिकारी जिसने नौकरी छोड़कर एंग्री यंग मैन वाली छवि के साथ राजनीति में कदम रखा था, उसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समर्थन से बीजेपी के द्रविड़ राजनीति को नया रूप देने की कोशिश की। अब उन्हें इस तरह से अलग थलग किया गया कि उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया और ये फैसला उन्होंने मोदी शाह को सुना दिया। एक तरह से देखा जाए तो तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु बीजेपी के नेता अन्नामलाई ने चुनाव से पहले बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच सीट बंटवारे के तौर तरीकों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने दिल्ली में पार्टी आलाकमान को चिट्ठी लिखी है। अन्नामलाई कुछ चुनिंदा सीटों को एआईएडीएमके को दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों के अनुसार अन्नामलाई ने दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर गठबंधन समझौते के तहत बीजेपी को मिली सीटों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। बताया जा रहा है कि वो इस बात से नाराज हैं कि एआईएडीएमके ने उन सीटों को बीजेपी को नहीं दिया जिन्हें बीजेपी के लिए जीत के लिहाज से आसान माना जा रहा था। इसमें किनाथुगडाउ सीट भी शामिल है। सूत्रों ने आगे बताया कि अन्नामलाई ने पार्टी नेतृत्व को सूचित कर दिया है कि वो तमिलनाडु चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, जब से तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष पर नागेंद्रन की नियुक्ति हुई है तब से अन्नामलाई धीरे धीरे साइडलाइन किए जा रहे थे। नागेंद्रन एआईएडीएमके छोड़कर बीजेपी में आए हैं। वो जयललिता और पनीर सेल्वम की सरकारों में मंत्री रहे हैं। वो ओबीसी के थेवर समुदाय से आते हैं। उनकी राजनीति द्रविड़ परंपरा से गहराई से जुड़ी रही है। बीजेपी के इस कदम से ये संकेत मिला है कि बीजेपी फिलहाल एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के साथ ही काम कर रही है। वो एक तरह से एआईएडीएमके से आए नेताओं के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। नागेंद्रन के अलावा तमिलनाडु में बीजेपी का नेतृत्व पुराने नेताओं के हाथ में है। इन नेताओं की जड़ें आरएसएस में भी है। तमिल साई सुंदर राजन, सीपी राधाकृष्णन और एल मुरुगन जैसे नेता जो संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अब अपने राजनीतिक शिखर पर नहीं है। उनमें द्रविड़ राजनीति की स्थापित धारणाओं को चुनौती देने के लिए जरूरी करिश्मा की कमी है। यहीं पर अन्नामलाई की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने भले ही अपनी ही पार्टी की कई शक्तिशाली नेताओं को नाराज किया हो, लेकिन वो बीजेपी के लिए एक अलग पहचान पेश करते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में उन्होंने एक कल्ट फॉलोइंग बनाने की कोशिश की, हालांकि कभी कभी वो इसमें जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो गए। उनकी ये आक्रामक शैली 2024 में एनडीए गठबंधन के टूटने का कारण भी बनी थी। पलानीस्वामी अन्नामलाई की मेरी जमीन मेरे लोग नाम से निकाली गई पदयात्रा से असहज थे, क्योंकि बीजेपी इससे अपनी अलग पहचान स्थापित कर रही थी। बीजेपी की ये कोशिश बड़े भाई की भूमिका निभा रही एआईएडीएमके को स्वीकार नहीं थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया एआईएडीएमके से अलग होना सही था या गलत, इस सवाल के जवाब में
अन्नामलाई ने इसे बीजेपी की स्वतंत्र पहचान बनाने का सही समय बताया था, लेकिन चुनाव परिणाम उल्टा रहा। ना एनडीए को कोई खास सफलता मिली और ना ही एआईए-डीएमके को। डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। इस वजह से तमिलनाडु में प्रयोग की गुंजाइश कम हो गई। इससे ये साफ हो गया कि अन्नामलाई ने अपनी ताकत का आकलन ठीक से नहीं किया था। यही वजह है कि जब 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए एआईए-डीएमके से फिर से गठबंधन की बात हुई तो अन्नामलाई को पीछे रखा गया। लेकिन बीजेपी के लिए उन्हें पूरी तरह से बाहर करना भी सही नहीं होगा। साल 2024 में बीजेपी को अपने दम पर करीब 11% वोट मिले, जबकि उसके नेतृत्व वाले गठबंधन को 18% वोट मिले। ये तमिलनाडु में बीजेपी का ऐतिहासिक प्रदर्शन था। राजनीतिक मजबूरियों ने बीजेपी को एआईए-डीएमके के साथ वापस आने पर मजबूर किया, लेकिन स्वतंत्र पहचान की तलाश अभी भी जारी है। ये स्वतंत्र पहचान राष्ट्रीय नेताओं या क्षेत्रीय सहयोगियों से अलग होनी चाहिए। यही भूमिका अन्नामलाई निभा सकते थे। उन्होंने बीजेपी को सिर्फ दिल्ली की हिंदुत्व राजनीति का विस्तार नहीं, बल्कि एक स्थानीय आक्रामक क्षेत्रीय चेहरा दिया। ये चेहरा भले ही 2024 में सफल न रहा हो, लेकिन भविष्य के लिए ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संपत्ति है। लेकिन जिस तरह से अन्नामलाई को बीजेपी में किनारे लगाया गया, अब यह असंतोष पार्टी कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन किया और सीटों के बंटवारे की व्यवस्था पर अपना गुस्सा जाहिर किया। एनडीए ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। ऐसे समय में जब अभिनेता विजय जैसे नए चेहरे द्रविड़ राजनीति को चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी के पास अपनी क्षेत्रीय चेहरों की कमी है। तमिलनाडु की राजनीति में व्यक्तित्व का बहुत महत्व है। बिना मजबूत चेहरे के कोई भी पार्टी कमजोर दिखती है। एआईए-डीएमके प्रमुख पलानीस्वामी की एक कमजोरी ये मानी जाती है कि वो मजबूत व्यक्तित्व वाली छवि नहीं बना पाए, भले ही वो जमीनी स्तर के मजबूत नेता हों। इस समय बीजेपी को एक नागेंद्रन नायनार की जरूरत है जो गठबंधन और संतुलन बनाए रखे, लेकिन साथ ही एक अन्नामलाई की भी जरूरत है जो पार्टी की अलग पहचान बनाए। शायद ये गुड कॉप बैड कॉप की रणनीति की तरह काम कर सकता है, लेकिन जिस तरह से अन्नामलाई ने कह दिया वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अब बीजेपी की कोशिशों पर झटका है और एमके स्टैलिन के लिए एक चुनौती कम होने जैसा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।